भारत का विभाजन हुआ, जिसका दर्द लाखों लोगों ने झेला और पाकिस्तान जैसे देश का जन्म हुआ, जो आज तक एक नासूर बना हुआ है। भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से ये बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा। अब्दाली, गौरी, गजनवी और बाबर, ये सारे वही मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा और भारत का दमन किया, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपना हीरो मानता है। इनमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स है, सबसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल भी इसमें हो सकती है। तो इसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि क्या यही सब करने के लिए पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आज से 78 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखाएं खींची गई थी और धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए। बढ़ा चढ़ाकर ये बात पेश नहीं करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तक न्यूज चैनल ने जो कार्यक्रम चलाया ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी बदमाशी को देखिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कल शाम आज तक पर जो कार्यक्रम चला है, उसके भाव देखिए, उसकी भाषा देखिए। आज के दिन भारत का विभाजन हुआ, जिसका दर्द लाखों लोगों ने झेला और पाकिस्तान जैसे देश का जन्म हुआ, जो आज तक एक नासूर बना हुआ है और 78 साल बाद आज भी आज नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है, यही फोर्स तय करेगी। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से यह बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जब कुछ मुसलमानों ने मजहब के आधार पर अपने लिए अलग देश मांगे और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जिस आधार पर विभाजन हुआ, उस आधार पर ना तो सभी मुसलमान पाकिस्तान गए और ना ही सभी हिंदू भारत लौट आए। इधर के मुसलमानों को तो भारत में सम्मान अधिकार मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर आज भी। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था और क्या गांधी चाहते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। भारत के आखिरी वाइसरॉय लुई माउंटबैटन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त बंटवारे की बात हो रही थी, उस वक्त जिन्ना को टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, लेकिन भारत को इसकी जानकारी नहीं थी। अगर यह पता चल जाता तो भारत का विभाजन रुक सकता था। बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम आपके पास वो सारी किताबें आज लेकर आए हैं जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। जब पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों का पेट भरना चाहिए, उनकी गरीबी दूर करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए, तब वो युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है। और हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना की एक नई रॉकेट फोर्स बनाएंगे। रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। ये एक स्वतंत्र कमांड होगी जिसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट्स, मिसाइलों का नियंत्रण होगा और युद्ध के हालात में किस मिसाइल को किस रॉकेट से हमला करना है, ये सभी यही रॉकेट फोर्स तय करेगी। तो देखिए, आपने शहबाज शरीफ, एक जंग, अनेकों जंग पाकिस्तान हारा है और इस शख्स ने भी अपने देश की जो हालत की हुई है, हार को भी जीत का जश्न मनाने में ये पूरे देश की आंखों में धूल झोंकते हैं। नया रॉकेट वाला कोई अपना डिपार्टमेंट बना के, बड़ी स्क्रीन पर जरा मैं आपको तस्वीरें आज दिखाना चाहती हूं। शहबाज शरीफ को यह समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या हो गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सेना इतना डर चुकी है कि अब उसे चीन के मॉडल पर काम करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की है। अब समझ गए, नकल, यही फितरत है पाकिस्तान की। यह चीन की वही रॉकेट फोर्स है जिसके पास उसकी सभी मिसाइलों का कंट्रोल होता है। अगर कोई देश चीन पर हवाई हमला करता है या उस पर कोई रॉकेट दागता है, तो यही कंट्रोल कमांड है, एक कंसोलिडेटेड कमांड है। कोई भी मिसाइल भी अगर दागता है तो उस हमले को रोकने का काम चीन की यही रॉकेट फोर्स करती है। बाद में जवाबी हमले भी इसी रॉकेट फोर्स द्वारा किए जाते हैं। अब आप समझ गए शहबाज शरीफ किसके आइडिया पर चल रहे हैं। वैसे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और बार बार पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो नकल में भी फेल रहते हैं। कभी भारत की नकल, कभी भारत की कूटनीतिक कदमों की नकल, अब चीन की रॉकेट फोर्स की नकल। अब आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों, आतंकवादी अड्डों, 11 एयर बेसेस और कुछ मिलिट्री बेसेस को हवाई हमलों में नष्ट किया था और पाकिस्तान भारत के इन हमलों को रोक ही नहीं पाया था।
इसी हार के बाद अब पाकिस्तान ने अपने आतंकी और सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए ये रॉकेट फोर्स बनाई है और इसे लगभग 250 मिसाइलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सबसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल भी इसमें हो सकती है। तो आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स क्या करने वाली है। कितनी मिसाइलें हैं? तो कुल 250 है। कौन सी मिसाइलें? क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। इनमें अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। हमने उनकी सारी मिसाइलों की रेंज आपके सामने रख दी है। देखिए 15 अगस्त के पहले दोनों ही देशों में अगर आप देखिए तो सरहद पर तनाव है, तैयारी पूरी है। भारतीय सेना ने भी अपने तमाम सरहद पर ड्रिल्स किए हैं। उधर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है? 14 अगस्त के जस्ट पहले वो रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देता है। वहीं उनकी पूरी मिसाइलें और उनकी क्षमता हमने आपको दिखा दी है। हालांकि इस रॉकेट फोर्स को जो मिसाइलें दी गई हैं उनके नाम भी भारत के लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाम क्या क्या है? अब्दाली, गौरी, गजनवी और बाबर, ये सारे वही मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा और भारत का दमन किया, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपना हीरो मानता है। सबसे पहले हम अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं। अफगान लुटेरा था ये, अफगान लुटेरा। भारत पर कई बार हमला किया और शायद यही वो तमगा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अफगानी लुटेरे का नाम पाकिस्तान में बनने की मिसाइल का नाम रख दिया। अगला गौरी, मोहम्मद गौरी, भारत पर कई बार हमला करने वाला यही वो तबका है जिसकी वजह से शायद एक और मिसाइल का नाम गौरी रख दिया। तो कुल मिलाकर उनकी मानसिकता इन नामों के चयन से दिखती है। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था तो उसका नाम तो सीने से लगाना ही था। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला महमूद गजनवी, भारत की संपत्ति लूटने वाला। ऐसे लुटेरों को, हमलावरों को जब वो भारत का हिस्सा थे उसके बाद अलग होने के बाद उन्हीं को अपना हीरो बना बैठा और उन्हीं के नाम पर मिसाइलें रख दी। इसी के साथ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 16वीं सदी में भारत पर आक्रमण, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, इस बात पर सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे और शायद इसीलिए उसके नाम पर एक और मिसाइल की नाम देख ली। इसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि क्या यही सब करने के लिए पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? आज से 78 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखाएं खींची गई थी और धर्म के नाम पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और यह विभाजन भारत के लोगों से पूछकर नहीं हुआ था। यह बंटवारा मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और कांग्रेस की सहमति से हुआ था। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइसरॉय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तब इस ऐलान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता तालियां बजा रहे थे। उस समय भी महात्मा गांधी। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स भारत को तबाह कर देगी। फोर्स का ऐलान होते ही भारतीयों ने रोना धोना शुरू कर दिया। मजीद आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। कि देश का गोदी मीडिया जहरीला है और इसका मकसद सिर्फ समाज को बांटना है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बढ़ा चढ़ाकर यह बात पेश नहीं करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तक न्यूज चैनल ने जो कार्यक्रम चलाया ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी बदमाशी को देखिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कल शाम आज तक पर जो कार्यक्रम चला है उसके भाव देखिए, उसकी भाषा देखिए। आपके स्क्रीन पर 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद क्यों नहीं हुआ पूरा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा आंकड़ों के जरिए यहां बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ 96 लाख गए और पाकिस्तान से 83 लाख सिख और हिंदू आए। देश इस वक्त 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। क्या आज तक के पास यही एक कार्यक्रम रह गया है? हालांकि इस कार्यक्रम के अंदर यह कहा जाता है कि भाई दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, मधुबाला हो, उन तमाम मुसलमानों के परिवार जो हैं वो भारत में ही रहे। अगर आप वहां तक चुप रहते तो बात समझ आती, मगर फिर कार्यक्रम का क्या मकसद था वो अंत में जाके पता चल जाता है, जब
पापा की परी ये ताना मारती हैं कि इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश देखना चाहिए। अंत में जाकर यह लाइन चैनल के मंसूबों को अच्छे से एक्सपोज करती हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो चैनल यह कहता है कि हम पत्रकारिता के गोल्डन स्टैंडर्ड का निर्वहन करते हैं या गोल्डन स्टैंडर्ड लागू करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस कदर जहरीला कार्यक्रम चलाया जा रहा होता है। और अंत में यह पंक्ति इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है। मामला दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट हो जाता है। सुनिए इनकी असली मंशा। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी ये खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में हमें बांटने काटने के मुद्दे कम हैं? हम उस देश में रह रहे हैं जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। यह कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। यानी कि देश के गृह मंत्री खुलकर एक मंच पर खड़े होकर देश के मुसलमानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। हम उस देश में रहते हैं जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड जाते हैं और एक चुनावी सभा में कहते हैं कि अगर हम हार गए तो झारखंड पर इरफान, अजान, इमरान वो हावी हो जाएंगे। और फिर भी ये मोहतरमा कह रही हैं कि देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होता। रोज मॉब लिंचिंग की जो तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, क्या वो आप भूल गई? और उससे भी बड़ी बात, अगर आप इस हकीकत को नजरअंदाज करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, मगर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का जहरीला कार्यक्रम चलाना। सबसे बड़ी बात, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। विनायक दामोदर सावरकर और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे। विभाजन को वो हिंदू और मुस्लिम की निगाह से देखते थे। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते थे। मगर अगर भारत के मुसलमानों और उस वक्त के तमाम भारतीयों ने इसे नाकाम कर दिया तो पापा की परी को तकलीफ क्यों हो रही है? और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ एक ही है। इनका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पापा की परी, इसी पापा की परी को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। और पापा की परी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, दरअसल वो जिक्र डोनाल्ड ट्रंप का कर रहे थे। आप सब जानते हैं दोस्तों, अब की बार ट्रंप सरकार दरअसल भारत के ही एक नारे से उठाया गया है, अब की बार मोदी सरकार। और यह नारा हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी जमीन में दिया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। फिर भी पापा की परी ये कह रही है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह नारा दिया है कि अब की बार ट्रंप सरकार? बताइए। उस डिबेट का यह अंश देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि देश जाए भाड़ में, हमें सेवा सिर्फ प्रधानमंत्री की करनी है। सुना जाए। भारत इकलौता नहीं, ऐसे तमाम मुल्क जिस पर अमेरिका इस वक्त भारी टैरिफ लगा रहा है। अब तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा, तो 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। दिया भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है, हमें भारत से मतलब है। भारत के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह। अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं। किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी। देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे। हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। और इत्तेफाकन ये वही पापा की परी थी, याद कीजिएगा, जो एक और पापा के परे के साथ खड़े होकर कह रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ होते हैं तो बिजली कड़कती है। याद है कि भूल गए आप? फिर से सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है।
यही हालात इन सभी की है दोस्तों। कल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश जारी किए कि 65 लाख वोटर्स जिन्हें हटा दिया गया है, उसको लेकर पारदर्शिता से सारी जानकारी आपको वेबसाइट में डालनी पड़ेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब पहले दिन की बहस चल रही थी तब पूरा गोदी मीडिया यह चला रहा था कि विपक्ष हार गया, भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग जीत गया, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। और कल अदालत के इस आदेश के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। उल्टा विपक्ष को यह नसीहत दी जाती है कि आप क्यों सड़क पर उतर रहे हैं। विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करना, मगर सुनिए पापा की परी कह रही कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इनको इस बात की मिर्ची है, सुना जाए। ये टिप्पणी की गई है, बीते 2 दिनों की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया है कि वोटर को हटाना और जोड़ना आयोग के दायरे में है। अब 17 अगस्त को आप जनता के बीच जाकर यह तय कीजिए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे क्या हो जाएगा। चुनाव तो अपनी नियत प्रक्रिया से जारी रहेगा ना। कंचना यादव जी, देखिए ताकत दिखाकर सड़क पर क्या बताना चाहती है आज। और कुछ देर पहले मैंने ट्रंप का जिक्र किया था। जैसे मैंने बताया दोस्तों, पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री साथ साथ खड़े होते थे तो बिजली कड़कती थी, और अब क्या कहते हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। अरे भाई, अगर ट्रंप को कोई नहीं सुनता तो तुम मजबूत तरीके से अपनी बात तो रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया। हमारे भारतीयों की बेइज्जती करके हमें बेड़ियों में जकड़कर एक प्लेन में भेजा, और मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया को यह बात मंजूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद अपना प्लेन भेजेंगे, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। और अब ये क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को सुनता कौन है। सुनिए एक और पापा की परी को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक? टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है दोस्तों? चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, भाजपा के लिए पूरी तरह से फील्डिंग करना हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उस रिश्ते को लेकर कसीदे पढ़े जाते थे। अब कहना कि सुनता कौन है डोनाल्ड ट्रंप की। अरे भाई, अगर डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता नहीं तो बोलने की हिम्मत तो करते। विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से एक बयान जारी कर देता है, मगर माननीय लेजर आइज एस जयशंकर खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनके भाषण के दौरान उनके मुंह से ट्रंप शब्द नहीं निकला। आप देश को संबोधित कर रहे थे, कम से कम अभी तो देश की अस्मिता को लेकर आप बात कहते, मगर नहीं साहब। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर वोट मांगते हैं, फिर भी यह कहा जाता है कि नहीं साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट नहीं मांगा। आप भूल गए कोरोना की लहर, कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा था। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स का ऐलान, भारतीय मीडिया पर मातम छा गया। आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।